बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो बच्चों आप अच्छे होंगे और अपने आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपको और आपके माता पिता को मेरा नमस्कार। तो बच्चों आपके जो है अच्छे नंबर आए, ऐसे हम लोग जो है शुभकामनाएं रखते हैं आपके प्रति। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों हम लेकर के आए हैं आपके सामने आज अध्याय नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, और ये बच्चों जो है इसका पार्ट 1 है। ठीक है, आपको ऐसे ही आने वाले समय में जो है नेक्स्ट पार्ट जो है देखने को मिलेगा। अब कार्बन एवं उसके यौगिक की यदि हम बात करें, जैसे कि आपको पता है कि 118 तत्व है फिलहाल, ठीक है ना। और इन 118 तत्वों में बच्चों एक तत्व है जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बन। क्या बोलते हैं? कार्बन। ठीक है, अब ये बच्चों जो कार्बन होता है इसके अंदर कुछ खास विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो कि और अन्य तत्वों में नहीं पाए जाते। इसीलिए बच्चों इस तत्व के ऊपर जो है एक अलग से पाठ दिया गया है आपकी कक्षा 10 की बुक में, जिसका नाम है बच्चों कार्बन एवं उसके यौगिक। तो ऐसा इस कार्बन के अंदर कौन से गुण पाए जाते हैं जो अन्य सभी तत्वों से इसे बिल्कुल अलग बनाता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग जो है इस पार्ट में जो है कार्बन के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बन के बारे में, कार्बन का इंट्रोडक्शन। ठीक, तो जैसे कि आपको पता है कि कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है जिसका संकेत C है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो कार्बन होता है वो कैसी धातु होती है। तो याद रखो बच्चों, ये कार्बन जो होती है ना वो अधातु होती है जिसका संकेत C होता है और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। आप लोग जो है बेटा इसको परमाणु संख्या भी बोल सकते हो या परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हो। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ये हम सब आने वाली कक्षाओं में आपको निकालना भी सिखाएंगे और बताएंगे भी। फिलहाल जो है आपको याद रखना है डायरेक्ट ही कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कार्बन का वो होता है बच्चों 2,4। डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। और ये जो आपका कार्बन है यदि हम आवर्त सारणी में इसको देखते हैं तो ये हमें आवर्त नंबर 2 और वर्ग समूह 14 में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो यानी कि कार्बन बच्चों एक अधातु होती है, इसका संकेत C होता है, इसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 6 होती है और इसका जो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा वो 2,4 होता है। और आवर्त सारणी में जो इसकी जगह होती है, जगह निर्धारित की गई है, वो कहाँ पर मिलता है हमें? आवर्त नंबर 2 और समूह नंबर 14। ठीक है, तो ये बेटा जो है इसके बारे में इतनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक, क्या पता होनी चाहिए कि जो कार्बन होता है उसका संकेत क्या होता है? C होता है। फिर जो कार्बन होता है वो बच्चों अधातु होता है। ठीक है, कार्बन का जो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि हम बात करें तो वो कितना होता है बच्चों? 2,4 होता है। ठीक है, कार्बन जो है बच्चों अधातु हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसका यदि मैं परमाणु क्रमांक की बात करता हूँ, किसके? परमाणु क्रमांक की, तो परमाणु क्रमांक होता है बच्चों इसके अंदर 6। ठीक है, परमाणु क्रमांक जो होता है बच्चों इसका 6 होता है। इसी को हम परमाणु संख्या भी बोलते हैं। इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? परमाणु संख्या। तो आपसे बच्चों परमाणु क्रमांक का है या परमाणु संख्या का है वो कितना होता है? आपका 6 होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन होता है, ठीक है, जो मेरा क्या होता है? कार्बन होता है। ये जो कार्बन है आवर्त सारणी के अंदर, कहाँ पर बच्चों? आवर्त सारणी। कैसे दिखाई देती है आवर्त सारणी वो हम लोग आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। कि आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि आवर्त सारणी के अंदर बच्चों आवर्त नंबर 2 तथा वर्ग जिसे हम लोग समूह भी बोलते हैं,
जिसे हम लोग समूह भी बोलते हैं। तो आवर्त नंबर 2 तथा वर्ग समूह 14 में उपस्थित होता है। तो आपसे बच्चों डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बताइए कार्बन जो है कौन से आवर्त में उपस्थित होता है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि आवर्त नंबर 2 में आपसे पूछ लिया जाता है कि जो कार्बन है वो किस वर्ग या समूह में उपस्थित होता है। तो वो होता है बच्चों 14 में। ठीक है, आवर्त सारणी में हम आपको बताएंगे कि आवर्त क्या होते हैं, समूह क्या होते हैं। फिलहाल आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो कार्बन होता है वह आवर्त नंबर 2 और समूह नंबर 14 में उपस्थित होता है। ठीक है बच्चों, बताओ यहाँ तक किसी कोई समस्या या प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, तो यही चीज़ बच्चों यहाँ पर जो है बताई गई है। ये जितने भी स्लाइड आप लोग देख रहे हो इसके अंदर बच्चों इम्पोर्टेंट बातें जो है नोट की गई है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए बच्चों, पता होना चाहिए। अब बच्चों हम लोग इसके बारे में और इंटरेस्टिंग बातें देखते हैं। क्या भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि अनेक वस्तुएं इसी सर्वोत्तम मुखी तत्व कार्बन पर आधारित होती है। मतलब बच्चों कहने का मतलब ये है कि जो जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती है, चाहे वो भोजन हो, कपड़े हो, दवाएं हो, पुस्तकें हों, उन सब में बच्चों कार्बन पाया जाता है। अधिकतर इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के अंदर कार्बन पाया जाता है। यहाँ तक कि बच्चों सजीवों के अंदर भी कार्बन देखने को मिलता है। मतलब हमारे अंदर भी बच्चों कार्बन की उपस्थिति होती है। ठीक है, चाहे वो बच्चों हमारे पौधे हो, चाहे वो खुद जंतु हो। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों निर्जीव वस्तुओं में भी और सजीव वस्तुओं में भी कार्बन की उपस्थिति देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक बताओ किसी भी बच्चे को या बालक को कोई समस्या हो तो जल्दी अपना कमेंट करो। ओके, वेरी गुड। नहीं बेटा, इसमें ऐसा नहीं है। ये जो बोल रहा है ना, कहने का मतलब ये है, ये जो कार्बन होता है ना ये हर जगह विद्यमान होता है। भोजन में, कपड़े में, दवाओं में, पुस्तकों में आदि जितने भी वस्तुएं तुम देखते हो उन सब के अंदर कार्बन पाया जाता है। ठीक है, सजीवों में भी कार्बन पाया जाता है, हमारे अंदर भी कार्बन पाया जाता है। ठीक है, अधिकतर कार्बन जो है हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ये बात बताई गई है। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट है बच्चों कि सर्वोत्तम मुखी कार्बन भूपर्टी। ठीक है, क्या है ये, भूपर्टी खनिजों के रूप में 0.02%। यदि हम बात करें भूपर्टी का मतलब होता है बच्चों भूमि के अंदर। ठीक है, भूमि के अंदर या भूमि में कितना कार्बन देखने को मिलता है बच्चों, 0.02% देखने को मिलता है। आपसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि बताइए जो भूमि के अंदर या भूपर्टी में खनिजों के रूप में जो कार्बन मिलता है वो कितना मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए 0.02%। फिर आपसे भी पूछ लेगा कि वायुमंडल में हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कितना कार्बन उपस्थित होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए 0.03%। ठीक है, कि हमारे इस वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन होता है वो कितना होता है, 0.03%। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा वो कि बताइए कि जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है उसके अंदर कितना कार्बन उपस्थित होता है। तो 0.03%। ठीक है, फिर यहाँ पर बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन में क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन बस आपको इतना याद रखना है कि कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ठीक, प्रोटॉन जो है बच्चों किसी भी तत्व के नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है 1 नंबर का विकल्प में कि बताइए कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं। तो कितने होते हैं, 6। न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। और कार्बन का परमाणु क्रमांक भी कितना होता है, 6 ही होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो। नहीं है, वेरी गुड, शाबाश। तो यही बात बच्चों दोबारा आ गई है कि कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नहीं, वो आपसे केवल ये विकल्प में पूछ सकता है बेटा आपसे क्वेश्चन। हाँ, वो मान ले कि डायरेक्ट दे देगा कि बताइए जो है कार्बन में कितने
प्रोटॉन मिलते हैं? 6, 7, 8, 9, 10, तो कितने मिलते हैं? 6 मिलते हैं। पढ़ रखा है तो ही बताएंगे ना हम लोग, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत थी? देखो यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। कह रहा कार्बन से बनने वाले यौगिकों को कार्बन के यौगिक कहा जाता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कार्बन से बनने वाले यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। मतलब ऐसे यौगिक जो बच्चों किससे मिलकर के बनते हैं? कार्बन से। किससे? कार्बन से। तो उनको बोला जाता है कार्बनिक यौगिक। क्या बोला जाता है? कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक यौगिक या कार्बन के यौगिक, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि ऐसा यौगिक जो कार्बन से मिलकर बना है वो कार्बन के यौगिक कहलाते हैं, या उसे हम लोग जो है कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं। जैसे कि पहला है कौन सा? CH3 COOH। अब C मतलब कार्बन, C मतलब कार्बन, तो ये जो यौगिक है इस यौगिक का नाम है बच्चों एसिटिक अम्ल। क्या नाम है इसका? एसिटिक अम्ल। तो ये कार्बन से मिलकर बना है ना, तो ये कार्बन यौगिक है या कार्बन का यौगिक है। ऐसे ही बच्चों ये है हमारा CHCl3, तो यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, कार्बन से मिलकर बना, ये भी यौगिक है, इसको बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर देखो CH3 कितना दिया हुआ है? CH3 और CH2OH दिया गया, यहाँ भी कार्बन यहाँ पे भी कार्बन, तो ये क्या है? इसे बोलते हम लोग एथेनॉल, तो ये भी कार्बनिक का यौगिक है। ऐसे ही बच्चों ये हमारा जो है मीथेन हो गया। क्या हो गया? मीथेन, CH4 कार्बन से मिलकर बना है, कार्बन है इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी कार्बन का क्या है? यौगिक है। तो ये आपको ध्यान बात रखनी है। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों, कि कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 12। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो कितनी महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है यहाँ पर। क्या लिखी हुई है? कह रहा बच्चों कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत के चालक नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब जो बच्चों कार्बन के यौगिक होते हैं ना, मतलब जो कार्बन से बनने वाले यौगिक होते हैं उनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, मतलब उसके अंदर बच्चों करंट प्रवाहित नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक व गलनांक आयनिक यौगिकों के क्वथनांक तथा गलनांक की तुलना में काफ़ी कम होते हैं। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कार्बन के जो यौगिक होते हैं क्या वो विद्युत के चालक होते हैं? तो हम कहेंगे नहीं। लेकिन जो आयनिक यौगिक होते हैं वो कार्बन के वो जो है विद्युत के चालक होते हैं, ठीक है। अब कार्बन के जो यौगिक होते हैं उनमें विद्युत का चालन क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चों उनका जो क्वथनांक है, जो गलनांक है, वो क्या होता है? कम होता है। ये आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। एक बात आपसे यहाँ से पूछ लेगा बताइए कार्बन के यौगिकों में विद्युत का चालन होता है? नहीं, तो हम लोग कहेंगे नहीं। फिर कह रहा बच्चों कार्बन को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अतः इसकी संयोजकता 4 होती है, ठीक है। क्या होती है संयोजकता इसकी? 4। तो डायरेक्ट पूछ लेगा कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो आपको पता होना चाहिए संयोजकता क्या होती है, कि कोई भी तत्व स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए उसे जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है बच्चों वो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है, इनको पढ़ो ध्यान से। कह रहा कार्बन स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और न ही इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, यह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करता है। क्योंकि बच्चों कार्बन के सामने मजबूरी होती है कि ना तो ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है ना ही ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर सकता है। इसलिए क्या काम करता है बच्चों? साझा करता है, और साझा करके अपनी अंतिम कोश में जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ कह रहा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों का दान करके 4 धनात्मक बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों खोने पर त्यागने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि संभव नहीं है, ठीक है। कह रहा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल होता है। अतः कार्बन अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता की इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके समस्या को सुलझा लेता है, ठीक है। अभी आपके समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी आपने जो है बच्चों अष्टक का नियम नहीं पढ़ा। तो आने वाली वीडियो में हम लोग अष्टक का नियम पढ़ेंगे और तब आपको पता लगेगा कि जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉनों का साझा ही क्यों करता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग क्यों नहीं सकता या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण क्यों नहीं
कर सकता है। तो फिलहाल आपको एट ए टाइम के लिए याद रखना है क्या, कि कार्बन जो है बच्चों ना ही इलेक्ट्रॉनों का दान करता है ना ही ग्रहण करता है, केवल वो इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। समझ में आई बात। फिर कह रहा बच्चों यहाँ पर परिभाषा देखो, कह रहा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। और ठीक है, तो यानी कि आबंध क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। और ये बच्चों धातु में बनते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट परिभाषा पूछी जा सकती है, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। फिर यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है, कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बना सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ लेना अपना। अब सहसंयोजी आबंध बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। पहला एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। एकल बंध कब बनेगा, जब बच्चों 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। कितने इलेक्ट्रॉनों की, 2 इलेक्ट्रॉनों की। द्विबंध कब बनेगा, जब 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। त्रिबंध कब बनेगा बच्चों, जब 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। ठीक है, आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो है साझेदारी कैसे की जाती है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनने वाला बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजी आबंध कहलाता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। एकल बंध मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, द्विबंध बच्चों मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, त्रिबंध मतलब बच्चों 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट, बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही बात याद रखनी है आपको कि मान ले कि हाइड्रोजन के पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन हो रहा है उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को स्थायित्व पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, ये इसे दे देगा, दोनों साझा कर लेंगे वो। तो जब दोनों साझा कर लेंगे तो क्या होगा, जब दोनों साझा कर लेंगे तो ये जो बंध बना ना इसके बीच में, ये कहलाता है सहसंयोजी आबंध। अब ये 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। एकल बंध वहाँ होगा जहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, द्विबंध वहाँ होगा बच्चों जहाँ 4 इलेक्ट्रॉनों की, त्रिबंध वहाँ होगा जहाँ 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों, बंधों का निर्माण कैसे होता है, आइए से समझते हैं। तो बंध क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आयनिक बंध, दूसरा होता है बच्चों सहसंयोजी बंध। अभी हमने पढ़ा। अब यहाँ से बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि जो आयनिक बंध होता है ना, वो धातु और अधातु के बीच में बनता है बस। ठीक है, और जो बच्चों सहसंयोजी आबंध होता है वो अधातु और अधातु के बीच में बनता है। क्लियर होगी बात। जैसे कि कह रहा, आयनों के आदान प्रदान से बनने वाले बंध आयनिक बंध कहलाते हैं। जैसे NaCl, मान लीजिए Na है और ये Cl है। ठीक है, ये कभी ऐसे हो गए, ये Na था और ये Cl था, इस पर प्लस का एक, इस पर माइनस का एक होता है। तो इन्होंने आपस में अपने आयनों, ये प्लस का आयन है, ये माइनस का आयन है, इन्होंने आपस में अपने आयन के आदान प्रदान कर लिया, तो क्या बन गया, NaCl बन गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, Na तो होता है बच्चों धातु और Cl क्या होती है, अधातु। ठीक है, तो इसलिए जो कैसा बंध है, आयनिक बंध है, जो कि धातु और अधातु के बीच में बनता है। ठीक, अब आती है क्या, सहसंयोजी आबंध क्या होता है भाई। सहसंयोजी आबंध में अभी हमने तुम्हें बताया कि ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं, पीछे भी आया था। ये एकल बंध 2 साझा, द्विबंध 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा, त्रिबंध 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा। ठीक है, जैसे कि ये बनता है धातु अधातु, हमने लिख दिया यहाँ पर बच्चों HCl। तो इसके अंदर कौन सा बंध है, तो देखो H क्या है, अधातु, Cl भी क्या है, अधातु। तो अधातु के बीच में बन रहा, तो कैसा बंध है, सहसंयोजी बंध। मैं लिख दूँ बच्चों यहाँ पर NaCl, तो Na क्या है, धातु, Cl क्या है, धातु। तो ये कौन सा हो गया, आयनिक बंध। कौन सा हो गया, आयनिक बंध हो गया। ठीक है, हमने लिख दिया बच्चों क्या, हमने लिख दिया CH3COOH। तो यहाँ देखो अधातु 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 अधातु, तो कैसा बंध है, अधातु अधातु के बीच में बन रहा, तो सहसंयोजी आबंध। हमने लिख दिया बच्चों MgCl2, Mg क्या है, धातु, Cl क्या है, अधातु। तो कैसा बंध है इनके बीच में, आयनिक बंध। इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी और कुछ नहीं याद रखना। ठीक है बेटा, अब हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए। कह रहा कार्बन का संकेत होता है,
तो आपको पता होना चाहिए कार्बन का संकेत क्या है। तो कार्बन को किससे लिखते हैं बताओ जल्दी। वेरी गुड, शाबाश, सबका सी। सी वेरी गुड। कार्बन का संकेत होता है सी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों 1। दूसरा है बच्चों कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो अभी बताया था तुम्हें कि जो कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो होता है बच्चों 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है बच्चों कार्बन की कुल कितनी कक्षाएं होती है। तो कार्बन की कुल कितनी कक्षाएं होती है, मान ले कि 6 हैं, इसकी कार्बन की कक्षाएं होती है 2, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4। तो टोटल कुल कितनी कक्षाएं होगी, 2 कक्षाएं होगी। ठीक है, ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो कुल टोटल होते हैं बच्चों 2 कक्षाएं। कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं। तो अभी बताया था कार्बन में प्रोटॉन होते हैं बच्चों 6। कह रहा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो शुरू में ही आता है, तो कितना होता है 2,4। कह रहा बच्चों कार्बन कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है। तो देखो ये करता है बच्चों, जब इसकी संयोजकता 4 है तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, नए ग्रहण करता है, नए त्याग करता है, साझेदारी करता है। कार्बन की संयोजकता होती है तो कितनी होती है, 4 होती है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो धातु एवं अधातु के बीच बनने वाला बंध कहलाता है, क्या कहलाता है। अभी तो बताया था कि जब धातु और अधातु के बीच में बंध बनेगा तो बच्चों वो होता है आयनिक बंध। अधातु एवं अधातु के बीच, जब अधातु और अधातु के बीच बंध बनेगा तो वो होता है बच्चों सहसंयोजी बंध। NaCl में कौन सा बंध है। तो देखो ये Na है और Cl है, एक धातु है एक अधातु है, तो धातु और अधातु के बीच में बनने वाला बंध आयनिक बंध। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध को क्या कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी सीधी सी बात है सहसंयोजक बंध बनेगा। MgCl2 में कौन सा बंध है। तो देखो MgCl2, Mg क्या है धातु, Cl2 क्या है धातु, तो आयनिक बंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखो जरा यहाँ पर कुछ समझ लो बात। ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये सारे के सारे हैं बच्चों उपधातु, और जो ये इधर है यानी कि जो ये चीज़ें लिख रही हुई है, ये वाली, ये इतना एरिया, ये गिना जाता है बच्चों किसमें, धातु के अंदर। और ये वाला एरिया इस कलर का, ये होता है बच्चों अधातु। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दिखाएगा इस वाले कलर में जितने भी है वो है धातु। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये सब क्या है बच्चों, धातु। अधातु है हमारे ये इतने सारे, और ये हाइड्रोजन भी है, और उपधातु है बच्चों ये बीच के। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है हमें। कह रहा C2H6 में किस प्रकार का बंध है। तो बताओ जल्दी किस प्रकार का जो C2H6 है। C कार्बन धातु, सॉरी अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु, तो कैसा बंध है, सहसंयोजी। CH4 में कौन सा बंध है, कार्बन और ये है, कार्बन है धातु है, हाइड्रोजन भी है धातु है, तो कैसा बंध है, सहसंयोजी, क्योंकि यह धातु है, धातु में बनने वाला बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। ठीक है भाई। NaOH तथा H2O में किस प्रकार का बंध है। तो अब जरा ध्यान से देखो, NaOH तथा H2O में किस प्रकार का बंध है। तो देखो बच्चों, जो मेरा NaOH है, Na तो हो गया मेरा धातु, क्या हो गया धातु, OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो गया धातु। तो बच्चों इसमें जो बंध है वो तो है इसमें आयनिक बंध। अब यहाँ देखो H अधातु, ऑक्सीजन अधातु, तो अधातु के बीच में बनने वाला बंध है सहसंयोजी बंध। तो इसमें तो है ये और इसका है बच्चों ये। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो फिर आ गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया 2 और 4। कार्बन आवर्त सारणी में कहाँ पर स्थित है। तो अभी तो बता दो तुम्हें, आवर्त नंबर 2 और समूह नंबर 14। देखो यहाँ पर पढ़ लो। कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ठीक है, जिन्हें समूह कहा जाता है। तो देखो भाई, ये जो स्तंभ दिखाई दे रहा है ना बच्चा तुम्हें, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17, 18। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम लोग क्या, इन्हें बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, समूह बोलते हैं इन्हें, समूह क्या बोलते हैं, समूह या वर्ग। ठीक है, तो कितने होते हैं समूह या वर्ग, 18। कितने होते हैं 18। कौन कौन से, देखो ये वाला, पहला, दूसरी पूरी लाइन, तीसरी, चौथी है, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो जब हम ऐसे देखते हैं तो ये कहलाते हैं बच्चों हमारे क्या, वर्ग, यानी के समूह। क्या कहलाते हैं, यानी के समूह। क्या कहलाते हैं, समूह कहलाते हैं ये।
ठीक है, ये कहलाते हैं बच्चों क्या, समूह। ठीक, समूह। ठीक है, अब आ जाओ पीछे फिर। तथा 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होती है जिन्हें आवर्त कहते हैं। अब ये जो पंक्ति दिखाई दे रही तुम्हें, ये पंक्ति, 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 इन्हें बोलते हैं हम लोग आवर्त। क्या बोलते हैं, आवर्त, यानी कि पंक्ति। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि हम आवर्त सारणी में ऐसे खड़े देखते हैं डंडे, तो ये है बच्चों 18, और इन्हें बोला जाता है क्या, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ऊर्ध्वाधर स्तंभ या वर्ग या समूह। कितने होते हैं ये, ठीक है, कितने होते हैं, टोटल 18। और जब हम बच्चों ऐसे देखते हैं आवर्त सारणी में, तो इन्हें बोला जाता है बच्चों, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, इन्हें कहा जाता है आवर्त। क्या कहा जाता है, आवर्त। इतनी बात जो है आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गई भाई, इतनी बात ध्यान रखनी है। तो ये देखो, ये आवर्त है। पहली पंक्ति एरी, दूसरी एरी, तीसरी एरी, चौथी एरी, पांचवी एरी, छठी एरी, सातवीं एरी, ये पंक्ति है पूरी की पूरी ऐसे। तो इन्हें बोलते हैं हम लोग आवर्त। अब देखो कार्बन कौन से आवर्त में है, तो देखो कार्बन कौन से आवर्त में है, ये रहा। तो ये पंक्ति कौन सी, दूसरी पंक्ति में ना, ये दूसरी पंक्ति है। तो इसलिए आवर्त नंबर हो गया बच्चों 2, ये रहा। और यदि मैं कहूँ कौन से समूह में है, तो समूह में हम चलते हैं ऐसे। तो ये देखो कौन सा समूह बैठ रहा है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। तो ये हो गया बच्चों 14। तो देखो आवर्त नंबर 2 और समूह नंबर 14 में ये स्थित होता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो, एसिटिक अम्ल सिरका का सूत्र है। तो सिरके का सूत्र क्या है, यही तो है CH3COOH। ठीक है, CH3COOH, ये याद रखना तुम्हें। देखो ये रहा, यहाँ से कुछ याद रखो। एसिटिक एसिड, इसे हम लोग जो है अम्ल भी बोलते हैं हिंदी में, और इसे बोलते हैं हम सिरके का सूत्र होता है ये रहा। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। एथनॉल का होता है बच्चों CH3CH2OH। ठीक है, और मेथेन का होता है CH4। ठीक, ये तुम्हें याद रखना है। कह रहा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये रहा ऑप्शन नंबर है। कह रहा बच्चों खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, या ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। आप जो है हमें इसका उत्तर नीचे कमेंट में लिख करके भेजें। क्वेश्चन नंबर बी का जो उत्तर है आप हमें कमेंट में नीचे लिख करके भेजें। ठीक है, ये आपके लिए क्या है बच्चों, होमवर्क है। ठीक है, तो बच्चों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ठीक है, और अपनी जो है अच्छे से बच्चों पढ़ाई करो एक रूटीन के अनुसार। ठीक है, ये क्योंकि आप एग्ज़ाम तक यदि जितना रिवीजन कर लोगे, वो रिवीजन ही जो है आपके काम आएगा। ठीक है, आप लोग जो है कमी ये होती है हम सब की कि हम लोग पढ़ते ज़्यादा हैं लेकिन रिवीजन कम करते हैं। ठीक है, और मेरा मानना ये है कि हम पढ़े कम, रिवीजन करें ज़्यादा, क्योंकि पेपर में हम वही लिख पाएंगे जिसका हमने ज़्यादा रिवीजन कर रखा है। तो बच्चों इसी के लिए यहीं तक आज की हमारी क्लास थी। ठीक है ना, आपको क्लास जो है कैसी लगी आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।